से छोटी वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट साइड पे जाएंगी, जो 5 से बड़ी तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इधर 7 इंसर्ट करूं तो वो फिर अच्छा ये है कि आपके पास अब वैल्यूज या डाटा ऐसा आ गया है जो या तो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर के डाटा से जो है ना बीएसटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास जो है असेंडिंग ऑर्डर में डाटा गिवन है। इसका अगर बीएसटी हम क्रिएट करें ना तो आप देखें ये इस कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आप देख लें कि ये जो आपका ट्री बन रहा है इसमें जो सारे चाइल्ड हैं वो राइट साइड पे आ गए हैं, ऐसे ही है। आपके जो चाइल्ड हैं वो सारे राइट साइड पे आ गए। हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई आपको? अब असेंडिंग ऑर्डर में दिखा दें, मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डाटा दिखा देता हूँ। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा पुट करते हैं, जैसे 10 पेरेंट होगा, 10 से सारी छोटी वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे। अब 10 9 8 7 6 5, तो अब जो वैल्यूज हैं वो सारी लेफ्ट साइड पे जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको दो सिनेरियोज दिखा दिए हैं जिसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर की मदद से बीएसटी क्रिएट किया है और डिसेंडिंग ऑर्डर की मदद से। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था कि राइट साइड पे सारी वैल्यूज आ गई हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट साइड पे। ये दो सिनेरियोज क्लियर हैं आप सबको? एग्जैक्ट मुझे ये नहीं समझ आई, राइट साइड पे जब हम नोट्स बना रहे हैं तो 6 तो 5 से बड़ा है, तो वो कैसे राइट साइड पे आ गया? वो तो रूट नोड होना चाहिए। जो ये वाला हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया है, देखिए ना, 6 जो है 5 6 से छोटा है तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा ना, नहीं 6 सर, के। असेंडिंग ऑर्डर वाला जो आपने बनाया था। तो उसमें वो राइट साइड पे था 5 के। सर लेकिन वो तो 6 तो बड़ा है, वो तो रूट नोड नहीं होना चाहिए। नहीं, ये आपको किसने कहा? जो हमारे पास वैल्यू होती है ना उस तरतीब में हमने इंसर्ट करना, तो उस डाटा के मुताबिक रूट नोड हमेशा पहली वैल्यू होती है ना, जो हम डाटा देंगे उसमें जो पहली वैल्यू है वो रूट नोड होता है। सही, ठीक है सर। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास दो सिनेरियोज है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, इन दोनों का ये एक्सेप्शनल केसेस हैं बीएसटी के। इन दोनों सिनेरियोज का ड्रॉबैक ये है कि आपने जब ट्रेवर्सल करना है ट्री में तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अगर तो एक मिनट है रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना सबको बात? ये हमने दो जो सिनेरियोज बनाए हैं, अब इसी को मैं आगे लेके चलूंगा। यहाँ तक किसी को नहीं क्लियर तो बता दें,
मैंने आपको बीएसटी बता दिया, बीएसटी के 2 एक्सेप्शनल केसेस बता दिए कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन टू से सॉर्टेड फॉर्म में अगर डाटा आ जाए तो किस तरह का बीएसटी बनता है, ठीक है? अगर तो असेंडिंग ऑर्डर है तो उसमें लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर डिसेंडिंग है तो उसमें राइट सब ट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं कह रहा था कि अब इस फॉर्म में अगर हमारा डाटा और बीएसटी हम बना लें, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 6 को विजिट करना है, तो आपको कितने आइटरेशन करने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, यानी 4 नोड्स को विजिट करने के बाद आप 6 तक पहुँचेंगे, ठीक है? तो ये एक एवीएल ट्री का ड्रॉबैक है कि आपको सारे नोड्स को विजिट करना पड़ा, जबकि जो बाइनरी ट्री है उसमें आप देखें कि सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता। तो जब बाइनरी सर्च ट्री में सीक्वेंशियल एक्सेस वाला सिस्टम आ जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री जो है वो हमें ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्री बनाने का मकसद ही ये था कि हमने सीक्वेंशियल एक्सेस को ख़त्म करना है। तो ये तो सीक्वेंशियल एक्सेस बन गई है, हम 6 तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो अब इसके लिए हम एवीएल ट्री का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये ट्री आपने ना ज़हन में रखना है कि ये लेफ्ट साइड पे सारे थे, ठीक है? अब मैंने जो डिसेंडिंग ऑर्डर से ट्री बनाया था ना, उसी डाटा की मदद से मैं आपको एक और ट्री दिखाता हूँ। आपने फिर बताना कि वो जो पहले मैंने आपको ट्री दिखाया था वो बेहतर है या ये वाला बेहतर है। अच्छा, अब आपने देखें कि डाटा वही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया था मैंने, ठीक है? लेकिन अब अगर आपने 6 को विज़िट करना है, तो आपको कितने स्टेप्स लगेंगे? 1, 2, सिर्फ़ 2 नोड्स को विज़िट क एक 2 नोड दूसरे नोड को जब आप विज़िट करेंगे तो आप 6 तक पहुँच रहे हैं, और पहले आपको 5 स्टेप्स लग रहे थे। तो इसमें कौन-सा ट्री बेहतर है, पहले वाला या अब वाला? तो अगर हम बाइनरी सर्च ट्री को उस हालत में कन्वर्ट कर दें, जहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस ख़त्म हो जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, तो उस कन्वर्टेड ट्री को हम कहते हैं एवीएल ट्री, ठीक है? आप इसको इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी वैसे तो एक हैंडआउट्स में भी डेफ़िनेशन है कि वो हाइट उसकी एम्प्टी -1 हो, ठीक है? और उसमें जो है वो आपने बैलेंस करना है, वो भी मैं बताता हूँ। तो ऐसा कन्वर्टेड बाइनरी ट्री जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो ख़त्म हो जाए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए, वो एवीएल ट्री कहलाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपने बाइनरी सर्च ट्री को एवीएल ट्री में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है? उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो आपने फ़ॉलो करने होते हैं, और उसके बाद आप बीएसटी को एवीएल ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम कॉस्ट ऑफ के थ्रू भी हम बीएसटी को एफिशिएंट बना सकते हैं ना? किस कि बी कॉस्ट ऑफ सर्च। कॉस्ट ऑफ सर्च? जी, जी हाँ सर। उसमें आप कैसे बना सकते हैं? जब आपके पास सीक्वेंशियल एक्सेस आ रही है, तो आप कैसे उसको बनाएँगे? सर मेरा मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ सर्च के थ्रू हम जो आपके नोट्स। बैकग्राउंड में शोर बड़ा आ रहा है, पहले तो शोर कम करें। अ,
बाइनरी सर्च ट्री को अगर आपने ठीक है ना करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके एम्स बनाने पड़ेंगे जो कि आप खुद से मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा तो यही है ना कि आपको खुद से एक सॉल्यूशन क्रिएट करना पड़े। एवीएल में ये है कि आपको एक पहले से जो है ना बना-बनाया सॉल्यूशन जो है वो मिल रहा है। अच्छा, अब ये जो ट्री है ना, एवीएल ट्री, इसको आपने क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इसको ना मैं रिमूव कर देता हूँ। इसमें हम डाटा वन बाय वन इंसर्ट करते हैं और आपको समझ आ जाएगी। एवीएल ट्री जो है वो बीएसटी ही होता है बेसिकली, ठीक है? इसमें नोड्स का जो ऑर्डर है ना वो वही होता है कि पेरेंट के लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू और राइट साइड पे बड़ी वैल्यू। तो मैं इसमें सबसे पहले वही डिसेंडिंग ऑर्डर वाली एग्जांपल हम लेते हैं, 10 इंसर्ट करता हूँ। तो 10 इंसर्ट हो गया। अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ इसमें 9। तो 9 भी जो है वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इंसर्ट करूँगा इसमें 8। अच्छा, अब 8 इंसर्ट हो गए यहाँ पे। यहाँ पे अब आपने जो है ना वो देखना है। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री को जब आपने एवीएल में कन्वर्ट करना है ना, उसका पहला स्टेप ये है कि जब भी कोई आप नोड इंसर्ट करेंगे बीएसटी में, तो आफ्टर इंसर्शन यू हैव टू चेक द बैलेंस ऑफ एवरी नोड। ओके, इफ द बैलेंस फैक्टर इज 0, 1 or -1, it means that your tree is balanced. If the balance factor is 1, 0 or -1, it means that the tree is balanced. और अगर इसके अलावा बैलेंस फैक्टर आता है, 2 आता है, -2 आता है, -3 आता है, तो आपका ट्री जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है? ये जो सर बैलेंस फैक्टर है फाइंड ये मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम? अच्छा, बैलेंस फैक्टर आपने फाइंड करना होता है, इसका फॉर्मूला हैंडआउट्स में भी गिवन है और मैं वैसे भी बता देता हूँ। ये बीएफ आप कह लें कि बैलेंस फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। ये आपकी होती है लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट होती है ना, उसमें से आपने माइनस करना है राइट सब ट्री की हाइट को। किसी भी नोड का आपने बैलेंस फैक्टर मालूम करना है तो आप उसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट को माइनस करेंगे, यानी राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करेंगे लेफ्ट में से। अब फॉर एग्जांपल ये जो है आपने 10 इंसर्ट किया शुरू में, तो 10 का ना तो राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता था ना लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता था, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट थी 10 की 0, ठीक है? और माइनस राइट सब ट्री की हाइट थी 0, तो आंसर आया 0। इट मीन्स कि आपका जो नोड 10 है वो बैलेंस्ड है, ओके? उसके बाद हम नोड 9 पे आए, जब हमने इंसर्ट किया तो हमने देखा कि 9 नोड बैलेंस है या नहीं है। तो 9 के लेफ्ट पे कोई चाइल्ड नहीं था, ठीक है? और राइट पे भी कोई चाइल्ड नहीं था। ये मैं 8 की इंसर्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, तो 9 की हाइट भी 0 थी, ठीक है? और यहाँ पे 10 की हाइट अलबत्ता चेंज हो गई थी, ठीक है? 10 की हाइट हो गई थी आपकी
सर जो हमारे पास एवीएल ट्री है उसके अंदर हमने बैलेंस फैक्टर को चेक करना है ना, तो बैलेंस फैक्टर में हमारे पास यही आएगा ना कि जब बीएफ का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए या तो वो 1 है या -1 आना चाहिए, या मतलब माइन लीफ नोड 1 -1 या 0 हर नोड का, सिर्फ लीफ नोड का नहीं। सिर्फ लीफ। हमारे पास मतलब ये है ना कि जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर जो लीफ नोड है वो तो या 1 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। हाँ जी, लीफ नोड नहीं, इसको मिक्स कर रही हैं आप ना। बैलेंस फैक्टर जो है वो हर सब ट्री का ये होना चाहिए, सिर्फ लीफ नोड का नहीं। हम लीफ नोड को नहीं चेक करेंगे बैलेंस हम्म, फैक्टर में। हर नोड को आपने चेक करना। लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे जब आप इंसर्ट करेंगे। जब इंसर्ट करेंगे तो लीफ नोड से स्टार्ट करने के रूट नोड से, क्योंकि रूट नोड से नहीं ल- स्टार्ट करेंगे सर हम। नहीं नहीं, इसको ना एक मिनट ठहरें जरा, एक मिनट ठहरें। इसी एग्जांपल को मैं कॉपी सिलेक्शन, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। अच्छा, इसको ना स्टेप बाय स्टेप में लेके चलता हूँ। अच्छा, 10 हमने इंसर्ट कर दिया था, तो 10 की अब हमने बैलेंस चेक किया तो 0 -0 था जब अभी 9 इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 बैलेंस है। ओके, अच्छा अब हमने 9 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, 10 के बाद। तो अब पहले हम 9 का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। वो कैसे चेक होगा? वो चेक होगा 9 के लेफ्ट पे भी 0 चाइल्ड है और राइट पे भी 0 चाइल्ड है, तो इसकी बैलेंस फैक्टर कितना आ गया? 0। यहाँ तक क्लियर है? अब 10 का बैलेंस फैक्टर कैसे चेक होगा? 10 के लेफ्ट साइड पे है 1 लेवल तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 1 -0, 1 जो है वो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है और 0 जो है वो राइट सब ट्री की हाइट है। तो 10 का बैलेंस फैक्टर आ गया 1, तो इट मींस अब ट्री जो है वो बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 8 का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब 8 का बैलेंस फैक्टर होगा 0 -0, तो 8 जो है वो बैलेंस है। 9 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 0, क्योंकि इसका 9 का बैलेंस फैक्टर होगा 1, 1, क्योंकि इसके क्योंकि लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0 1 और राइट सब ट्री की हाइट है 0। ओके। तो 1 तो सर -0 आंसर आ गया 0। तो ये ओके, दोनों नोड्स बैलेंस्ड हैं। यस, अब 10 का बैलेंस फैक्टर मुझे बताएं। 1, सर 1 - 0 इज नहीं, इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि इसके सर एक मिनट, ये 1 -0 जो है वो 1 आएगा। अब जो रूट नोड है उसका हमारे पास जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 1 है, और लेफ्ट चाइल्ड का फिर आगे जो चाइल्ड है वो 1 है, तो उसको भी काउंट करेंगे सर हम। हाँ जी, उसको भी काउंट करना। आपने देखना है कि लेफ्ट सब ट्री में कितने लेवल्स ओ तक जो है हाइट देखने नोड हैं, एग्जिस्ट हाइट करते देखनी, हैं, यस ठीक है। हाइट देखनी है, वो ओके, है 2, 2 लेवल्स तक एग्जिस्ट करते हैं ना, ये यस, 1 और 2। ये 2 हो गया, तो हो गया 2 -0, -0, तो आंसर आपके पास आएगा 2। 2, तो ये हमारे पास तो अनबैलेंस्ड इसका मतलब जो नोड 10 है वो है, अनबैलेंस्ड है। ओके। तो सर जब भी हम इंसर्शन करेंगे इसके अंदर रूट बीएसटी के अंदर, तो हमेशा जब भी हमने बैलेंस फैक्टर चेक करना है तो डाउनवर्ड से स्टार्ट होना है अपवर्ड की तरफ, हाँ जी। ओके। अच्छा, अब हमने इसको करना है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस अब कैसे करना है वो उसको मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, अब 2 का 10 का बैलेंस फैक्टर आ गया 2। और अब होगा क्या कि आपका जो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे रोटेशन परफॉर्म करेंगे। जब भी एवियल ट्री को हमने बैलेंस करना जो है ना, वो 4 तरह की होती है। एक होती है लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, और 2 डबल रोटेशन होती हैं, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। तो इस ट्री पे जो है ना वो हम परफॉर्म करेंगे
राइट रोटेशन। वो कैसे होगा, जो अनबैलेंस्ड नोड होगा उसको हम राइट साइड पे रोटेट कर देंगे। ठीक है, ये 10 है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ट्री अब यूं बनेगा, 9 10 को हमने राइट साइड पे रोटेट कर दिया, तो 10 यहाँ पे आ गया, लेफ्ट चाइल्ड बन गया है। अब बैलेंस चेक करें, 8 का बैलेंस है 0, 10 का बैलेंस फैक्टर है 0 और 9 का भी बैलेंस फैक्टर है 0। तो आपका जो एवियल ट्री ये वाला अनबैलेंस था वो अब यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, फिर 9 का बैलेंस 0 कैसे 1 नहीं होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट पे भी है चाइल्ड और राइट। अच्छा सही, ठीक है, तो 1 - 1 आंसर 0 आएगा सही ना। सर, समझ आ ये गया। ये माइक ऑफ कर लें, जो स्टूडेंट्स ने सवाल करना हो सिर्फ वही जो है वो माइक को ऑन करे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ तो ये इंतहाई अभी तक वो भी मैंने तो बताई फॉलो हो है रहा है, तो फिर ये एवीएल ट्री भी है और ये कि वो बीएसटी ट्री भी है। पहली जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि वो बीएसटी होना चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन है कि उसमें बैलेंस फैक्टर मौजूद होना चाहिए, हर नोड का बैलेंस्ड होना चाहिए। एवीएल जो ट्री सिर्फ बीएसटी से मतलब इसी चीज पे क्या नाम है डिफर करता है कि वहाँ पे बीएसटी नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, जी, उसके साथ साथ बीएसटी भी होना चाहिए। हाँ जी। तो ओके, अब तो वो बैलेंस्ड हो जाएगा इस तरह। अब हाँ, अच्छा एक मिनट, इसको ना पहले अच्छा इसमें अब हम इंसर्ट करते हैं 7। अब 7 इंसर्ट हुआ तो सिंपली वो पहले तो 9 के पास का कंपैरिजन हुआ, फिर वो यहाँ पे आ गया 8 के पास, और 8 के लेफ्ट में वो इंसर्ट हो गया। तो अब बैलेंस चेक करते हैं, तो ट्री जो है वो 7 भी बैलेंस्ड है। देखें, 8 जो है वो नीचे आ गया, 7 जो है वो, और बाकी नोड बैलेंस्ड ही है। ठीक है, 9 भी वहीं का वहीं है, 10 भी वहीं का वहीं है। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। ठीक है, अब इसमें 5 अगर हम करें इंसर्ट, जो कि हमारे जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं शुरू से, 5 हम इसमें इंसर्ट करते हैं। 5 आएगा कहाँ पे, पहले तो ये बताए ना। सर ये 6 के साथ आएगा, 6 के लेफ्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एनिमेशन रोक दिया। अब मुझे बताएं 5, इसको जरा मैनुअली हल करते हैं। 5 का बैलेंस फैक्टर बताएं मुझे। 5 का सर जाएगा 0 बैलेंस फैक्टर होगा 1 1, तो 2 - 1 आंसर आएगा 1। 8 का बैलेंस फैक्टर है 0। 9 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 1 2 3, थ्री -1 माइनस -1 1, 2 2 आ आंसर जाएगा। आएगा 2। तो हमारा जो अनबैलेंस्ड नोड है वो है ये वाला। ठीक है, तो अब हमने इसको बैलेंस करना है। यानी और 9 जो है वो अनबैलेंस्ड है। अब सवाल ये है कि 9 पे हम कौन सी रोटेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। वो अभी अच्छा
अब मुझे पहले तो आपने ये देखना होता है कि जो नोड अनबैलेंस्ड हुआ है वो अनबैलेंस्ड किस वजह से हो, यानी उसके कौन से सब ट्री में इंसर्शन की गई थी जिसकी वजह से वो अनबैलेंस्ड हुआ है। पहली बात ये, तो 9 के लेफ्ट सब ट्री में आपने कोई नोड इंसर्ट किया था 5 जिसकी वजह से ये अनबैलेंस्ड हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो किस ऑर्डर में इंसर्ट हुआ था। ठीक है, तो जो है ना 9 का पहली बात तो ये था लेफ्ट ट्री, आपने 9 के लेफ्ट में इंसर्शन की थी, यानी ऑर्डर ये था लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में वो इंसर्ट किया गया है ना वही रोटेशन आप परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट रोटेशन। सॉरी, एक मिनट ठहरें जरा। ये एट से नीचे आ जाएगा सर। सबर करें जरा एक मिनट। लेफ्ट लेफ्ट में इंसर्ट किया गया ना, तो अब आप करेंगे 9 के ऊपर आप परफॉर्म करेंगे राइट रोटेशन। तो इसको देखें अब ये कैसे काम करता है। अच्छा, 9 को आपने राइट साइड पे रोटेट कर दिया। ठीक है, तो आपका जो ट्री है वो बैलेंस्ड हो गया। सर हमने इस राइट पे क्यों इसको रोटेट किया? वो ये दोबारा बताता हूँ मैं, इसको हम करते हैं पहले रिवर्स। देखें 5 हमने इंसर्ट किया था ना। ठीक है, 5 इंसर्ट किया था। 5 हमने कहाँ पे इंसर्ट किया, 9 के हम गए थे लेफ्ट में, उसको बैक ट्रैक करना है आपने। लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट किया, और लेफ्ट सब ट्री के भी लेफ्ट सब ट्री में हमने इंसर्शन की थी। ऐसा ही है। जी सर। तो आपने जिस ऑर्डर में इंसर्शन की है ना, अब उसके ऑपोजिट जो है रोटेशन परफॉर्म करेंगे जो कि बनती है राइट रोटेशन। अब समझ आया आपको? चार और आरएल में कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसी का आंसर अब मैं आपको देता हूँ। पहले इसको हम कर लेंगे बैलेंस। ओके सर। 9 जो है वो अब राइट साइड पे रोटेट होगा ना, तो 9 राइट साइड पे जब रोटेट होगा तो इसका मतलब है कि जो 10 है वो भी नीचे चला जाएगा, वो तो पहले ही खैर राइट साइड पे है। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये। अब ये 7 बचा ना, तो ये 7 ऊपर आएगा। सर हमने 8 को क्यों लेफ्ट साइड बनाया? आपने जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना वो मेंटेन रखना होता है वाइल कन्वर्टिंग बीएसटी, या जब आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, ऐसा 1 2 3।
ठीक है? तो इस तरह आपने नहीं रखना होता ट्री को। आपने जो रूल यही है, जब भी आप रूट नोड को करेंगे ना, रूट नोड को जब आप रोटेट करेंगे राइट साइड पे, तो जो उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है ना, जैसे 7 था, ठीक है? तो उसको ही आपने पेरेंट बनाना है। जो रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड होता है वही पेरेंट बनता है, ठीक है? और उसका जो राइट चाइल्ड होता है ना, जैसे 7 8 था, वो तो वो नहीं बैलेंस नहीं था वो ऑलरेडी। बैलेंस तो था। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ ना, जब भी रूट नोड को करना है ना आपने, जी, तो आपने यही करना है कि जो उसका जो होता है ना प्रीडिसेसर, जी, प्रीडिसेसर से मतलब 9 से पहले क्या था? पहले 7। 7 था ना? जी, सॉरी, 9 से जो प्रीडिसेसर होता है वो ट्रावर्सल में 8 था 9 का, यहाँ पे देखें। 9 से पहले 8 आएगा ना इन ऑर्डर ट्रावर्सल में, 5 6 7 8 फिर 9 आएगा। तो उसको आपने रूट नोड का हमेशा बनाना होता है लेफ्ट चाइल्ड, ये रूल है। चाहे वो बेशक वो 8 को अगर हम पेरेंट बनाए वो बैलेंस ही हो रहा है, लेकिन हमने रूल को फॉलो करना है, ओके सर। ठीक है? सब ट्री के राइट चाइल्ड में इंसर्शन करेंगे तो आप लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। इसका मैं दे दूंगा आपको लिंक। लेफ्ट रोटेशन इंसर्शन करेंगे तो आपने लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करनी है, यानी जिस इन ऑर्डर में आपने इंसर्शन किया उसके जो ऑपोजिट है वो आपने जो है ना वो परफॉर्म किया रोटेशन। यानी 1 को हम लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे तो ये जो 2 है वो पेरेंट बन जाएगा, और 1 जो है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। सर इसमें ऑर्डर मैनर करता है। ऑर्डर मैनर करता है, ऑर्डर तो आपने वही करना है ना, इन ऑर्डर ही मेंटेन रखना है। देखें, बिफोर इंसर्शन इसका इन ऑर्डर रिवर्सल मुझे बताएं क्या है? 1 2 3। और आफ्टर इन रोटेशन इसका जो ट्रेवर्सल है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, वो रहेगा 1 2 3, ठीक है? जी, अब हम चलते हैं राइट रोटेशन पे, वो इसके ऑपोजिट है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है? 3 के लेफ्ट में इंसर्ट किया 2, 2 के लेफ्ट में इंसर्ट किया 1, तो हमारा 3 जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। 3 को हमने कर दिया राइट साइड पे रोटेट, तो ये ट्री जो है वो बैलेंस्ड हो गया। ये भी क्लियर है? ओके। अब आपकी आ जाती है जी अब आपकी आ जाती है लेफ्ट राइट रोटेशन। आवाज आ रही है अब आपको? आप अपना माइक्रोफोन एडजस्ट कर लें तो फिर आपको आवाज आ जाएगी। अच्छा, जो लेफ्ट राइट रोटेशन है, अब वो देखेंगे, ये कहते हैं कि जी जो लेफ्ट राइट रोटेशन है वो सीक्वेंस है। किस चीज का सीक्वेंस है? यानी पहले आपने लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करनी है, पहली चीज, फॉलोड बाय अ सिंगल राइट रोटेशन, और उसके बाद आपने राइट रोटेशन परफॉर्म करनी है। तो फिर आपका जो ट्री है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? तो ये